नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव का हमारा खास कार्यक्रम सिटी का सरताज कौन। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है। तो कहीं प्रत्याशी पार्टी टिकट नहीं पाने से नाराज हैं, तो कहीं पर आखिरी समय में प्रत्याशी ही बदल दिए गए। ऐसे में कम समय होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। नाराज प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नामांकन कर पार्टी के लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं और इस नाराजगी का सामना सिर्फ निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर नहीं देखा जा रहा, बल्कि 2024 की लड़ाई का सेमीफाइनल के रूप में पार्टियां देख रही हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों में पार्षद बनने के इच्छुक दावेदारों की दौड़ शुरू हो गई। सभी पार्टी के नेता कमर कस रहे हैं। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में पार्षद होना इतना भी आसान नहीं है। इस सीट का इतिहास ऐसा रहा है कि यहां चुनावी वर्चस्व को लेकर कई पार्षदों की हत्या तक हो चुकी है। साल 2003 में दाल मंडी में पार्षद कमाल अंसारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ ही दिन बाद हत्या में वंचित चल रहे हसीन और आलम को पुलिस ने मुंडू आडीह थाना क्षेत्र के एफसीआई गोदाम के पास मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तो वहीं 2003 में ही मुमकिमगंज, आपको बता दें, मुकीमगंज के से पार्षद रहे अनिल यादव को बदमाशों ने सिगरा थाना क्षेत्र के फातमान रोड दिन दहाड़े गोलियों से मार करके उनकी हत्या कर दी। इसके साथ ही रामपुरा वार्ड से पार्षद विजय वर्मा की लक्सा के रामकुटी व्यायामशाला के पास गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। बात काशी शहर की करें तो इसका इतिहास खूनी संघर्ष से भरा है। शहर निकाय में वर्चस्व की लड़ाई साल 2015 में भी देखने को मिली, जब रामपुरा वार्ड से पार्षद रहे शिव सेठ की लोकप्रियता बढ़ते ही उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं भेलूपुर के साराय नंद से सभासद रहे मंगल प्रजापति की भी 2005 में हत्या कर दी गई। इस हत्या में उसके करीब बबलू लंबू का नाम सामने आया। हालांकि इसके बाद बबलू भी नहीं बचा था। 2007 में सुदामापुर वार्ड से पार्षद बबलू लंबू की भी हत्या कर दी गई। पूर्व में उपनगर प्रमुख रहे दबंग अनिल सिंह के पास के खास साथी सुरेश गुप्ता की जैतपुरा क्षेत्र में मुन्ना बजरंगी के शूटरों ने हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि बदमाश सुरेश गुप्ता के पार्षद भाई दीना गुप्ता की हत्या करने आए थे और गफलत में सुरेश गुप्ता को गोली मार करके भाग निकले थे। हत्यारों का इतिहास वार्ड में रहा है। पान दरीवा वार्ड से पार्षद रहे बंसी यादव का नाम भी लिस्ट में शामिल है। साल 2004 में जिला जेल के गेट पर कुख्यात बदमाश अनु त्रिपाठी और बाबू यादव ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद बंसी यादव के शिष्य संतोष गुप्ता किट्ठू से अपने गुरु के हत्यारे अनु त्रिपाठी को मई 2005 में सेंट्रल जेल में गोली मारकर हत्या करके बदला ले लिया। किट्ठू ने बदला तो ले लिया, लेकिन वो पुलिस की रडार पर आ गया। 5 साल बाद किट्ठू 1.5 लाख का इनामी हो चुका था। इस बीच 4 जून 2010 को चौका घाट इलाके में वो अपने साथ संतोष सिंह के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया और एनकाउंटर में मारा गया। तो ये पूरा इतिहास किस प्रकार से रहा है वो हम आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। 2006 में सराय हडाक में पार्षद मुरारी यादव की सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 जुलाई 2008 को मुन्ना बजरंगी का खास साथी बाबू यादव सिद्धगिरी बाग इलाके में धर्मेंद्र सिंह पप्पू के गनर की गोली से मारा गया। पास में ही ब्रजेश सिंह का घर था और उस समय कहा गया कि बाबू यादव ब्रजेश सिंह के घर के बाहर घात लगाकर किसी की हत्या की फिराक में था, जिसके बाद आमने सामने चली गोली से बाबू यादव वहीं ढेर हो गया। बाबू यादव भी सोनारपुरा क्षेत्र से सभासद था। पूर्वांचल के राजधानी माने जाने वाली काशी में पिछले सालों में नगर निकाय के चुनाव में चुनावी रंजिश के चलते कई हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद इन हत्याओं पर रोक देखने को मिली। लिहाजा अब विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जाने लगा है। पिछला चुनाव यहां पर आपको बता दें मृदुला ने जीता था। मृदुला पिछड़ी जाति से आती हैं और पिछले चुनाव उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई। उन्हें कांग्रेस की शालिनी यादव की ओर से कड़ी टक्कर मिली थी। हालांकि बाद में शालिनी सपा में शामिल हो गई थी। वाराणसी को कुल 100 वार्ड और 7 जोन में बांटा गया है। रामनगर सबसे नया जोन और इससे पहले 90 वार्ड और 6 जोन थे। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जोन वरुणा पार है। यहाँ पर सबसे ज्यादा
4,87,804 लोग वोट देंगे। वहीं इसके बाद भेलूपुर जोन में 3,92,564 वोटर्स हैं। बात दशाश्वमेध में 3,49,481, आदमपुर में 2,69,511 वोटर्स हैं। कोतवाली में 1,12,176 वोटर्स मतदान करेंगे। और रही बात वार्ड की, तो 10 वार्ड के नाम बदल दिए गए हैं। नवाबगंज का नाम बदल करके दुर्गा कुंड, हबीबपुरा का नाम बदल करके पिशाच मोचन और नवापुरा का हनुमान फाटक, बेनिया का आदि विश्वेश्वर, गढ़ीवासी टोला का बिंदु माधव, चिंतनपुरा से ओकालेश्वर और कतुआपुर से कृतिवेश्वर, लहंगापुरा से पृथ्वी कुंड और जैतपुरा का नाम बदल करके बागेश्वरी देवी और लक्सा वार्ड का नाम बदलकर सूर्य कुंड कर दिया गया। 15 वार्ड्स का विलय हो गया। कामेश्वर महादेव राज मंदिर, हडहडा, खोजवा, पान, दरीवा, द्वार, वहीं आपको बता दें दारानगर, सराय गोवर्धन, भदैनी, रसूलपुरा, पांडे हवेली, कटेहर, आगागंज और सलीमपुरा, इंद्रपुर और रेवाड़ी तालाब 10 वार्ड जहां नहीं हुआ बदलाव। वो चलिए अब आपको बता देते हैं कि बदलाव कहां नहीं हुआ है। तो चित्तूरपुर, लोको चित्तूरपुर और वहीं शिवपुरवा, तरना, जोल्हा उत्तरी, पहडिया, कोनिया, जबरडीहा और ललालपुर कला, वहीं साथ ही साथ दशाश्वमेध और साथ ही साथ काल भैरव, यहां पर वो बदलाव नहीं हुआ है ना। तो वाराणसी निकाय चुनाव को लेकर के अगर देखा जाए, पूरी समीकरण की बात की जाए, तो ये 10 वो नाम थे जहां पर बदलाव नहीं हुआ है। वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया, जहां आपको बता दें कि काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं वाराणसी की अगर बात की जाए, तो वाराणसी से बीजेपी से मेयर प्रत्याशी जो हैं उनके द्वारा भी पूरी कवायद यहां पर की जा रही है। तो 10 वार्ड जहां पर बदलाव नहीं हुआ है वो किस प्रकार से हैं, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी और काशी, ये 2 ऐसे अहम वो जगह जहां पर निकाय चुनाव को लेकर के सभी की निगाहें टिकी होती है, फिर चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या फिर अन्य दल हो। और हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी कवायद करती नजर आ रही है। बावजूद इसके यहां पर अपनी पैठ जमा पाना आसान नहीं है। और वो आसान क्यों नहीं है, वो पूरा समीकरण हमने आपको बताया कि कितना मुश्किल है वाराणसी में अपना वर्चस्व दिखाना। और चलिए वाराणसी के मेयर प्रत्याशियों की बात की जाए, तो ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर भाजपा से अगर बात की जाए यहां पर, तो अशोक तिवारी भाजपा से, ओपी सिंह यहां सपा से हैं, अनिल श्रीवास्तव यहां पर कांग्रेस से हैं। और अगर बात यहां बसपा की जाए, तो सुभाष चंद्र मांझी यहां पर बसपा प्रत्याशी है। तो वाराणसी नगर निगम का समीकरण किस प्रकार से रहा, और मेयर प्रत्याशी आप देखिए काफी मजबूत प्रत्याशियों को यहां पर उतारा गया है। और यहां पर साफ तौर पर बहुत सोच समझ करके हर दल के द्वारा प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है। अशोक तिवारी हो, चाहे फिर यहां पर ओपी सिंह हो, अनिल श्रीवास्तव हो या फिर सुभाष चंद्र की बात हम कर ले, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी पैठ काफी ज्यादा जनता के बीच देखने को मिलती है और जिनका वर्चस्व जो है वो जनता के बीच काफी ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर बात यहाँ निकाय चुनाव की कर ली जाए, भाजपा ने काफी सोच समझ के अपने प्रत्याशी उतारे। भले ही वक्त भाजपा के द्वारा यह लगाया गया है, लेकिन प्रत्याशियों को चुन चुन कर उतारने की कोशिश की गई है। नाराजगी भी देखी जा रही है, बावजूद इसके बीजेपी जो है वो सोच समझकर अपनी रणनीति खेलती नजर आ रही है। बात सपा की जाए, सपा ने इस बार ठान रखा है कि किस प्रकार से कांटे की टक्कर दी जाए, जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी दिया गया था। वही कांटे की टक्कर अब नगर निकाय चुनावों में भी देने की तैयारी में पूर्णता नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बात बसपा की जाए, बसपा भी वाराणसी और काशी की सीट बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। और सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है कि आपको हम अपने पैनल से मिलवा दें। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी हैं, जो कि संवाददाता वाराणसी से हमारे सहयोगी हैं। ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति है उससे हमें अवगत कराएंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आपको बता दें कि विनम्र सेन सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राजीव जी आपके पास आएंगे, विनम्र सेन जी आपसे भी जानेंगे किस तरह की समीकरण है। लेकिन
लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पंकज चतुर्वेदी, जो कि हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, देखिए वाराणसी काफी अहम सीट है और सबकी निगाह इस सीट पर होती है, फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर अब नगर निकाय का चुनाव हो। अब यहाँ पर जो है सिटी का सरकार बनना है, सिटी का सरताज बनना है, तो वो सरताज बनने के लिए वाराणसी में तैयारी किस प्रकार से, बदलाव किस प्रकार से, और सवाल ये भी कि जो मौजूदा मेयर रही हैं उनके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया गया, क्या जनता उनके कार्य से संतुष्ट थी, क्या जनता बीजेपी को मौका देने के लिए तैयार है या फिर इस बार बाजी पलट सकती है, चुनावी समीकरण किस प्रकार? तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1995 से 1995 से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम पे जो है काबिज है और लगातार उसका ये जो कब्जा बरकरार रहा है। और हम बात करें मृदुला जायसवाल की, तो मृदुला जायसवाल बनारस की जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल थे, उनकी जो है बहू थी। तो फिलहाल की अभी हम बात करें तो इस बार जो है मुख्य जो अगर कड़ा मुकाबले की बात करें तो कड़ा मुकाबला कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी जो है शिरकत करने की कोशिश कर रही, वही बसपा का भी प्रत्याशी अपने समाज में और लोगों के बीच में लगा हुआ है। पर मुख्यतः जो मेन लड़ाई हम बात करें तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। और अभी तक ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल सर्टिफिकेट लेने जाता था, विजयी का सर्टिफिकेट उसको मिलता था और मेयर बन के चला आता था। हालांकि इस बार जो लड़ाई है त्रिकोणात्मक है और बहुत जमके लड़ाई हो रही है, जमके, क्योंकि और दूसरी चीज भी बताऊं आपको, जो तीनों मेयर प्रत्याशी हैं वो एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सिगरा क्षेत्र के एक ही मोहल्ले में तीनों का 500 किलोमीटर के दायरे में तीनों प्रत्याशी रहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लड़ाई जो बहुत ही रोचक है। और अगर हम बनारस के मतदाताओं की बात करें तो देखिए बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दे रही है, अगर हम पिछले विधानसभा की भी बात करें, लोकसभा चुनाव की भी बात कर लें, तो मोदी का बहुत बड़ा चेहरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा चेहरा होता है। उसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा जो है देखती, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का चेहरा, उनका जो ग्राफ पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद होता दिख रहा है। हालांकि लड़ाई मैंने जो बताया कि त्रिकोणात्मक है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पंकज, जैसा कि आपने जिक्र किया, काफी मेहनत यहाँ पर दलों को करने की जरूरत पड़ सकती है। आपके पास वापस आएंगे और ग्राउंड जीरो की तमाम अपडेट आपसे जरूर जानेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजीव जी, आपने हमारे सहयोगी की बात सुनी, ग्राउंड जीरो से उन्होंने बताया किस तरह की तैयारी सबकी देखी जा रही है। अब यहाँ बात ये उत्पन्न हो जाता है कि वाराणसी एक वो गढ़ है जिस पर बीजेपी जो है काफी ज्यादा अपना वर्चस्व जमाती नजर आई है, और वो तब से जमाती नजर आई है जब से विकास की बयार की बात कही गई है या फिर यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से या दबंगइयों पर या फिर अपराध पर काबू पाया गया है। वाराणसी तब से बीजेपी के पक्ष में चलती नजर आ रही है। अब बात वाराणसी की जनता की जाए, जिस तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में सपा, बसपा या फिर अन्य दलों के द्वारा क्या वाराणसी पे अपने पैर जमाना काफी मुश्किल साबित होगा या फिर इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? वाराणसी पर कितनी बड़ी चुनौती सभी के लिए? देखिए, अभी साथी रिपोर्टर ने जो हमारे बताया कि 1995 से वाराणसी नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। अब 1995 से लेकर 2023 में हम बैठे हैं, तमाम बार ऐसी परिस्थितियां बनी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, देश में नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। आज 2023 में आके वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शहर का ही है। तो शहर में डेवलपमेंट के काम इतने अच्छे हुए हैं, इतना बढ़िया वाराणसी में विकास हुआ है कि आज आप बनारस जाएंगे तो तस्वीर बिल्कुल बदली हुई सी दिखती है। आज आप बाबतपुर से ही वाराणसी में घुसिए तो लगता है कि आप किसी विदेश के शहर में आ गए। इस तरह से विकास के कार्य हुए। तो आज 2023 में आकर इतने अच्छे अच्छे विकास के कार्य और प्रधानमंत्री का क्षेत्र, प्रधानमंत्री से उस क्षेत्र की पहचान है। इसके ऊपर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम, तो इतने काम होने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि इस बार मेयर के चुनाव में कोई लड़ाई विशेष रहेगी। अब ये है कि स्थानीय मुद्दे भी कुछ हावी होते हैं, छोटे मोटे स्थानीय मुद्दे बिजली पानी सड़क के रहते हैं, हर शहर में रहते हैं, लाख विकास कर लीजिए उसके बावजूद रहते हैं, तो वो छोटे मोटे मुद्दे आएंगे। लेकिन बाई एंड लार्ज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, बड़ी आसानी से चुनाव।
चलिए ठीक है। विनम्र सेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक। विनम्र सेन जी, आपको क्या लगता है वाराणसी के जो या अभी राजीव रंजन जी ने कहा कि छोटे मोटे मुद्दे जो हैं वो जरूर हावी पड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर बात की जाए इस पूरे चुनाव की, वो मुद्दे जो हैं वो हावी होते हुए नजर नहीं आएंगे और जीत कहीं ना कहीं बीजेपी की यहां पर हो सकती है, ऐसा समीकरण बैठता नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बार सपा को कितनी मेहनत करने की जरूरत है वाराणसी में अगर अपनी पैठ जमानी है तो? देखिए, मेरी समझ से समाजवादी पार्टी को अगर वाराणसी में अपनी पैठ जमानी है तो उनको सिर के बल खड़ा होना होगा, इतनी मेहनत करनी होगी। वाराणसी धर्म की नगरी और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो धर्म है। ये ठीक बात है कि वाराणसी में कुछ दिनों पहले, अभी आप रिकॉर्ड में बता रही थी कि बहुत दिनों पहले तक स्थिति ये थी कि राजनैतिक अधर्म की तरफ वाराणसी बढ़ रहा था। एक तरफ मुख्तार अंसारी गैंग था, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह गैंग था, कृष्णानंद राय का भी की आवाजाही भी काशी में बराबर बनी हुई थी। अजय राय जो स्वयं कांग्रेस से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो स्वयं एक बाहुबली छवि के नेता है। तो बाहुबलियों का आतंक बीच में जरूर वाराणसी पर हावी हुआ। लेकिन एक बात देखने की है कि ये सारा परिदृश्य, जो सारा अपराधीकरण राजनीति का जो काशी में हो रहा था, वो सारा अपराधीकरण मोदी की 2014 में एंट्री के बाद ही समाप्त हो गया। और आप देखिए कि मोदी के खिलाफ भी कौन लड़े थे चुनाव? तो मुख्तार अंसारी लड़े थे, तो अजय राय लड़े थे, तो केजरीवाल जी भी एक बार चुनाव लड़े। तो लेकिन सारी दृष्टियों से प्रयास करके भी भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं कर पाए, और मोदी के रहते तो भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी में कमजोर करना एक प्रकार से विनम्र सिंह जी, क्या इसका मुख्य वजह हम ये भी मान सकते हैं यहाँ पर कि बीजेपी अपने हर चुनाव को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, वो किसी भी चुनाव को इस तरीके से नहीं लेती कि हम सत्ता में बैठे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाए, इस तरीके से नहीं लेती। अब निकाय चुनाव की हम बात कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो कि मुख्यमंत्री हैं, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री निकाय चुनाव में, पंचायती चुनाव में पढ़ते नजर आए या उसमें प्रचार प्रसार करते नजर आए, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि या फिर एक ये बड़ा कारण माना जा सकता है क्या? निश्चित तौर पर मैडम, आपकी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं कहती है कि हम 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने चुनाव के मोड में रहते हैं, चुनाव की तैयारी में रहते हैं, बूथ से लेकर देश के राष्ट्र के अध्यक्ष तक हम हमेशा चुनाव के लिए प्रिपेयर रहते हैं और चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और इसमें हमको लगता है कि दूसरी पार्टियों को इसका बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको उनका अनुकरण करना चाहिए। उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों को कि वह भी जमीन पर उतरकर जनता के बीच में जाकर 24 घंटे 7 दिन काम करें, और उसमें बराबरी करने की स्थिति में अभी तक कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इस दृष्टि से काम करने को तैयार नहीं है। वो केवल चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह सामने आ रहे हैं। इससे अब उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस बरसाती मेढक वाले चरित्र से भारतीय राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब्जा नहीं किया जा सकता, या सम्मिलित नहीं हुआ जा सकता, या सत्ता नहीं पाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि चुनाव में साफ तौर पर ध्यान दें, जैसा कि आपने बताया। चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार पंकज चतुर्वेदी बने हुए वाराणसी से। पंकज, देखिए, तमाम दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी अब जमीनी स्तर पर उतार दिए गए, मैदान में उतार दिए गए हैं। अब अगर इन प्रत्याशियों के जिक्र कर ली जाए तो इन प्रत्याशियों को लेकर के जनता के बीच किस तरह की मानसिकता है, जनता इनके लिए क्या सोचती है, क्या जो पैठ ये उम्मीद कर रहे हैं या फिर जो जीत की ये उम्मीद तमाम दल करते नजर आ रहे हैं, क्या इनके प्रत्याशी में इतना दम कि वो जीत वाराणसी में दिलवा सके? वो देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओपी सिंह की बात करें तो ओपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि बहुत जमीनी आदमी है और समाज की जो दबा कुचला वर्ग है उन तक बहुत तगड़ी उनकी पहुंच है। मतलब आप समझ सकते जो दबा कुचला वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां तक उनकी बहुत तगड़ी पहुंच है। और ओपी सिंह इसके पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, हालांकि उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और वही अगर हम अशोक तिवारी की बात करें तो अशोक तिवारी भी जो है संगठन से जुड़े रहे हैं, काशी क्षेत्र के मंत्री रहे, काशी क्षेत्र में 16 जिले आते हैं, काशी क्षेत्र के मंत्री रहे। और हम जमीनी स्तर बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जो समाज के दबे पिछले वर्ग में बहुत गहरा प्रभाव है और जो अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, ये चीजें हैं। और वही अशोक तिवारी की बात करें, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और जो प्रधानमंत्री का
जो चेहरा देख के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा देख के जो भारतीय जनता पार्टी को जो मतदाता वोट करेंगे। तो कुल मिला के जैसे मैंने बताया कि जो मुख्य तीन लड़ाई है वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव भी कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संयुक्त सचिव रहे हैं, आप समझ सकती हैं, वो भी कई विधानसभा चुनाव में बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सभी लोग मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं और अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन जी, देखिए तमाम प्रत्याशी तो उतार दिए गए हैं, अब हर दल तो यही कवायद करेगा ना चुनाव के दौरान कि उनकी जो पैठ है वो जमती नजर आए, जीत वो दर्ज करवाती नजर आए। लेकिन बात अगर अभी सिर्फ सपा की जाए तो सपा को कितनी मेहनत करने की जरूरत है वाराणसी में जीत दर्ज करवाने के लिए, या फिर वो कितनी भी मेहनत कर ले बीजेपी से पीछे ही रह जाएगी? देखिए, ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और इसमें ये कहना कि कितनी भी मेहनत करके कोई हार जाए तो ये उचित बात नहीं। लेकिन अभी जो वाराणसी शहर का जो माहौल है और जो एक मोदी के साथ वाराणसी की पहचान जुड़ी हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी को यह चुनाव जीतने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी के पास कोई कैडर नहीं है, उस तरह कार्यकर्ता नहीं, उस तरह से कोई सोच नहीं। तो वाराणसी जैसे शहर में भारतीय जनता पार्टी को मात देना संभव तो नहीं, लेकिन करीब करीब असंभव। तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अपनी तैयारी कर रही होगी, करना भी चाहिए सारे राजनीतिक दलों को जी। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय वाराणसी में हमको तो सुनिश्चित लग रही है। चलिए ठीक, तो कुल मिलाकर के यहाँ देखिए राजीव जी, आपने साफ तौर पर कहा कि वाराणसी में चुनावी समीकरण के तौर पर बीजेपी काफी ज्यादा आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि ये पूरा समीकरण कुछ इसी तरीके से कहता नजर आ रहा है, फिर भी अब देखने वाली बात होगी क्योंकि कभी भी वक्त का पासा पलट सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर पूर्णतः तमाम चीजें देखने को मिलेगी। विनम्र सेन जी हमारे साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषक बने। विनम्र सेन जी, देखिए अगर समीकरण पर हम ध्यान देते नजर आ रहे हैं वाराणसी की ओर से, अब काशी पर भी हम चल लेते हैं, काशी पर भी बात करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो काशी पे भी क्या समीकरण वाराणसी की तरह ही बैठता नजर आएगा या फिर वहां पर कुछ बदलाव? देखिए, काशी और वाराणसी के समीकरण में कोई विशेष बदलाव नहीं है। इसलिए बदलाव नहीं है कि दोनों भूमियां एक हैं, दोनों के निवासी मूलतः लगभग एक ही लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं और उनका सेंटिमेंट एक तरह का है। तो उसमें कोई विशेष बदलाव आने वाला मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। और आप जो अभी पूछ रही थी इसके पहले कि समाजवादी पार्टी क्या चुनाव जीत सकती है काशी और वाराणसी में, तो समाजवादी पार्टी मेरी समझ से चुनाव बिल्कुल जीत सकती थी, लेकिन अब उन्होंने बहुत देर कर दी। शायद पहले से थोड़ा रणनीतिक तौर पर कैंडिडेट घोषित करके या बैक स्टेज घोषित करके और उनको काम करने के लिए आगे किया होता तो निश्चित तौर पर एक चुनौती दे सकते थे, क्योंकि सरकार के खिलाफ हमेशा एक एंटी इनकम्बेंसी का वर्ग भी होता है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सारे कार्यकर्ता वाराणसी और काशी में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनकी रणनीति हमेशा चलती रहती है और फॉर्मुलेट होती रहती है, इसलिए वो विजयी होते हैं और आपकी रणनीति एक जगह स्थिर हो जाती है, समय समय पर बनती है। जब तक फॉर्मुलेट होने की स्थिति में आती है तब तक चुनाव खत्म हो जाता है, इसलिए आपके हाथ से सीट और बिल्कुल ये बहुत अहम चीज, देखिए ये बहुत अहम चीज विनम्र सिंह जी आपने यहाँ पर कहा कि जब तक सपा फॉर्मुलेट होने के तहत आती है तब तक वो चीज हाथ से निकल चुकी होती है। आप सभी बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। पंकज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए समीकरण कुछ इस प्रकार से वाराणसी के बनते नजर आए कि यहाँ पर जब से बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी विकास का मुद्दा उठा करके और बदलाव का मुद्दा उठा करके लड़ती नजर आएगी और इसे अब यहां पर सपा के लिए या फिर अन्य दलों के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि बीजेपी के वोट में सेंधमारी कर सकती है कि नहीं कर सकती है। फिलहाल सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।